हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं सोनिया और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं +1 का चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्टोइचियोमेट्री के बारे में। आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जैसे क्या होता है कि हम रिएक्शंस जब भी कर रहे हैं तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अमाउंट चाहिए है, जो कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए जितनी भी अमाउंट चाहिए रिएक्टेंट्स की, कई बार क्या होता है वो रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स उतनी नहीं हो पाती है। यानी कि 2 रिएक्टेंट्स हैं तो उनमें से कभी कभी एक रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाता है और दूसरा कम हो जाता है। तो फिर इस टाइम में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट जो कि कम अमाउंट में आया वो कंज्यूम हो गया, तो फिर उसके बाद रिएक्शन का क्या होगा? अगर वो कंज्यूम होकर ख़त्म हो गया तो अब बाकी जो दूसरे वाला ज़्यादा वाला था वो किससे रिएक्शन करेगा? तो वो रिएक्शन नहीं कर पाता। तो जब लेसर अमाउंट वाला ख़त्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, तो कोई रिएक्शन नहीं होती आगे, और चाहे वो दूसरा जो ज़्यादा वाला था रिएक्टेंट वो जितना मर्जी हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, रिएक्शन वहीं पर पहले ही स्टॉप हो जाती है। तो इसका मतलब जो लेसर अमाउंट वाला रिएक्टेंट था उसने क्या किया, उसी ने ही सारी रिएक्शन पे अपना कब्जा जमाया हुआ था। जब तक वो चल रहा था तब तक काम चल रहा था, जब वो रुक गया तो रिएक्शन भी रुक गई, जब वो ख़त्म हो गया। यानी कि जो रिएक्शन को चला रहा है, जो कि प्रोडक्ट्स की अमाउंट को लिमिट कर रहा है, उस रिएक्टेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि लेसर अमाउंट में होता है। ठीक है जी। तो अगर हम कह रहे हैं इफ इन सम रिएक्शंस द रिएक्टेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द अमाउंट्स are required by balanced chemical reaction, one reactant is in excess over the other, means एक reactant ज़्यादा हो रहा है दूसरे से, तो reactant जो कि ज़्यादा अमाउंट में लेसर अमाउंट में है, it will get consumed after some time and after that no further reaction takes place whatever be the amount of other reactant present। मतलब कितनी मर्जी दूसरा रिएक्टेंट हो उससे कोई फ़र्क नहीं है, रिएक्शन वहीं रुक जाएगी जब लेसर अमाउंट वाला ख़त्म हो जाएगा। तो जो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट करेगा, डिसाइड करेगा, तो इसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं कि हमें कैसे कैलकुलेशंस के लिए ये ज़रूरी है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया 50 grams of 50 kg, we will change it into grams because in our stoichiometry we will use in grams everything। 50 grams है नाइट्रोजन के, 10 ग्राम है kg, सॉरी आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग ग्राम बट इट इज़ kg ऑफ H2 है। अब इन्हें मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिला दिया, तो मिलाने पर क्या बना? मिलाने पर बना NH3। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है एक तो कैलकुलेट करना है NH3 फॉर्म्ड, मतलब कितना NH3 बनेगा, NH3 फॉर्म्ड। और क्या कैलकुलेट करना है? हमें इसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी चेक करना है। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या था हमें ये भी बताना चाहते हैं। मतलब हमें 2 चीज़ें पता करनी है। तो हम क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट पता करना। व्हाट हैपेंड टू ओके, लिमिटिंग रिएजेंट हमें देखना है। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट भी देखना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए पहले हम रिएक्शन को देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम है रिएक्शन को बैलेंस करना। सबसे पहले तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो मैं इसको ऐसे यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ द साइन ऑफ रिवर्सिबल। अब N2 को
अगर हमें H2 से रिएक्ट करना है और NH3 बनाना है तो सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। इफ़ वी राइट 3 इन फ्रंट ऑफ H2 तो हमें क्या मिलेगा, 2NH3। देखिए सब बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन, हाँ जी बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन इधर रिएक्टेंट में 2 है, इधर भी 2 ही है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और यहाँ भी हाइड्रोजन 6 है। नीचे 3 है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, 2 से तो बन गए 6। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब हम इसे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें। अब क्या होता है कि हमें बोला गया कि हमें मोल्स निकालते हैं। चलो हमारे पास मोल्स क्या थे, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक N2 और एक H2। पहले मोल्स ऑफ N2 निकालते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला था, गिवन मास जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते थे ओवर कैपिटल M यानी कि मोलर मास। अब हमारे पास गिवन मास कितना था भाई, 50 ग्राम्स। तो हम 50 ग्राम्स मास लेते हैं, पर 50 किलोग्राम्स था तो इसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1000 ओवर मोलर मास जो है 28, N2 का मोलर मास। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 17.86 इंटू 10⁻², मोल। अब इसके बाद हम निकालते हैं मोल्स ऑफ H2। अब H2 के कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला m/m। हमारे पास m कितना था, इसका गिवन मास क्या था, 10 kg। तो अब 10 kg को हम फिर से पहले ग्राम्स में चेंज करते हैं ओवर मोलर मास। इसका मोलर मास सबको पता है हाइड्रोजन का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन H2 दिया हुआ है तो एक का तो होता है 1.0। अब हम यहाँ पर लेंगे 2.016। ओके, तो इससे निकल रहा है 1.008 होता है ना, एक का ये 2 है तो 2.016। तो ये हमारे मोल्स आ जाएंगे 4.96 इंटू 10⁻3। अब हम क्या करें, अब हम देखते हैं कि हमें जो इक्वेशन दी थी उसमें कहा गया, उसमें क्या दिया था एक इक्वेशन में, कि अगर एक मोल नाइट्रोजन है तो उसके लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, 3 मोल्स। 1 मोल नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए हमें, 3 मोल्स। तो यानी कि अगर हम ये बात देख रहे हैं कि 1 मोल के लिए हमें 3 मोल्स नाइट्रोजन चाहिए। अब हमारे पास लेकिन मोल्स कितने हैं नाइट्रोजन के, हमारे पास है 17.86। तो यानी अगर 1 मोल को 3 मोल्स चाहिए तो 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स को कितने चाहिए, इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, इसे चाहिए 3 मोल्स ऑफ H2। तो हम इसे H2 3 मोल से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 मोल को चाहिए 3 मोल्स तो ये 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स को कितने चाहिए, इसे चाहिए पूरे मल्टीप्लाई बाय 3, जस्ट लाइक अ यूनिटरी मेथड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5.36 इंटू 10⁻³ मोल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो मोल है इसमें अब हमारे पास लेकिन मोल थे कितने, हमें तो हाइड्रोजन के इतने मोल चाहिए, पर हमारे पास एक्चुअली मोल कितने थे, हमारे पास मोल थे ये 4.96 इंटू 10⁻³ तो अब हम क्या करें, अब हमें तो मोल्स तो हमारे पास हमें चाहिए ज़्यादा, पर थे सिर्फ इतने से। दैट मीन्स जो चीज़ कम थी, चाहे बेशक ज़्यादा चाहिए थी लेकिन वो कम रह गई, तो उसे हमने बोल दिया लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें डाईहाइड्रोजन किस चीज़ का काम कर रही है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब हम चेक करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये कैसे काम कर रहा है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे काम कर रहा है, हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ द रिएक्शन, रिएक्शन में बोला गया कि 3 मोल्स अगर हाइड्रोजन के हैं तो वो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया हमें दे रहे हैं। अगर 3 मोल्स हैं हाइड्रोजन के तो हमें मिल रहे हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया।
तो अगर 3 मोल्स हाइड्रोजन के 2 मोल्स दे रहे हैं अमोनिया के, तो हमारे पास टोटल क्या है 4.96 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो ये कितने देंगे, ये देंगे मल्टीप्लाई बाय 2/3। अगेन द सेम यूनिटरी मेथड, 2/3 मोल ऑफ NH3 एंड दिस इज ऑफ H2। ओके, तो इससे क्या आएगा, हमारे पास आंसर बनेगा 3.30 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ NH3। तो इसका मतलब कि हम 4.96 से हमारे पास इतने मोल्स बनेंगे NH3 के, और अगर इन्हें हम आगे ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कहते हैं 1 मोल जो है NH3 का वो किसके इक्वल होता है, उसके मास के इक्वल, टोटल मोलर मास के। इसका है 14 और इसका है 3। ओके, 14 + 3 17, बिकॉज इट्स 1 इंटू 3 17। तो 17 ग्राम्स ऑफ NH3 के इक्वल है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, हमारे पास टोटल हैं 3.30 दिस वन इंटू 10⁻³ तो इसके लिए हम क्या करें, 3.30 इंटू 10⁻³ को हम मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, दिस 17। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन राइट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.5, सॉरी wrong calculations, 56.1 into 10⁻³ gram of NH3, or you can say 56.1 kg NH3, because 10⁻³ gram means 1 kg, right। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थिंग पे। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट चीज़ है इस चैप्टर की। तो इसकी लास्ट चीज़ क्या आती है, वो है रिएक्शन इन सॉल्यूशंस। व्हाट वी विल रीड इन दिस। अब आपको पता है कि सॉल्यूशंस में रिएक्शंस होती है। अब इन चीज़ों को पता करने के लिए कि कितना अमाउंट कौन सा इसमें यूज़ हो रहा है, कैसे रिएक्शंस चल रही हैं, हमें सारी कंसंट्रेशन पता करने के लिए तो हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी सारे ये टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है कि ताकि रिएक्शंस जब हैं सॉल्यूशंस में होती हैं तो जब सबसे सब्सटेंस का अमाउंट प्रेजेंट होता है वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो उसे हम इन 4 चीज़ों से बता सकते हैं, 4 वेज से बता सकते हैं। फर्स्ट वे कौन सा है, मास परसेंट, और you can say weight percent, or you can also write as W/W%, means weight upon weight। और इसका क्या मतलब है, मास परसेंट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब इसके लिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं इसके लिए हम सॉल्व करें, जैसे अगर हम कहते हैं एक प्रॉब्लम ले लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है वो बन रहा है बाय एडिंग 2 grams ऑफ सब्सटेंस A टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमें मास परसेंट निकालना है किसका, सॉल्यूट का। अब सॉल्यूट कौन सा होता है, जो लेस अमाउंट में हो, वाटर तो सॉल्वेंट ही होता है। तो हमें मास परसेंट निकालना है किसका, वाटर का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि व्हाट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट हेयर, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ 2 ग्राम ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज़ मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस 2 प्लस दिस 18, यानी कि टोटल कितना हो गया 20 इंटू 100। तो इसे जब सॉल्व करेंगे आंसर आ गया 10%। ठीक है जी। तो
तो ये आ गया आपका मास परसेंट। फिर आता है इसके बाद मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन तो और भी आसान चीज़ है। ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन बताता है it is the ratio of number of moles of a particular component to total number of moles of solution। मतलब जिसका भी मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, मतलब कि एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, मान लो ए एंड बी, तो जो जिसका भी हम कॉम्पोजिशन निकालना चाहते हैं, मान लो हम ए का निकाल रहे हैं, तो हम ए के मोल्स ऊपर ले लेंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स ले लेंगे। हम नंबर ऑफ़ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और मोल फ्रैक्शन का जो डिनोट करते हैं वो होता है एक्स, दिस एक्स। तो और अगर हमने बी के निकालना है तो नंबर ऑफ़ मोल्स बी के ऊपर ले लेंगे और नीचे सॉल्यूशन के। मतलब कि इसका सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन निकालना, मान लो आपके पास दे दिया उन्होंने कि किसी भी हमने ऐड किया है, तो कोई 2 ग्राम लाइक सब्सटेंस है, 2 ग्राम ऑफ, अगर हमने 2 ग्राम ऑफ किसको ऐड करें, किसी को भी ऐड कर लेते हैं। अगर हमने 2 ग्राम ऑफ NaCl है, NaCl इज़ वेरी लार्ज थिंग, ओके, 2 ग्राम ऑफ, यू कैन राइट लाइक दिस, इन वाटर। तो आप बताइए कि इसका मोल फ्रैक्शन हमें इसका बताना है। हमें इसमें बता दिया गया है कि इतने सॉल्यूशन ऐड कर दिया है, तो हम क्या करें इसके लिए? हम इसके लिए सिंपल इसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे और इसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे और उन्हें कर देंगे हम आपस में डिवाइड। तो उससे हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? हमारे पास उसका मोल फ्रैक्शन पर्टिकुलर सॉल्यूट की आ जाएगी। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन के बाद अगर हम कहें मोलैरिटी, I will explain all the numericals in our next video which will be going to be very exciting, क्योंकि मैं उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स पूरे चैप्टर के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट थिंग्स उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आता है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी में क्या आएगा? मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखे जाते हैं और नीचे वॉल्यूम लिया जाता है। तो जैसे कि अगर आपको कह दिया गया कि NaOH की मोलैरिटी निकालो, अगर उसे 4 ग्राम ऑफ वाटर में डाल दिया, अगर मैं कह रही हूँ कि हमें मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकाल दो, अगर हमारे पास NaOH सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी निकालो, तो इसको कैसे प्रिपेयर किया है? इसको प्रिपेयर किया है 4 ग्राम ऑफ वाटर, इसके साथ हमने मिलाया है इससे हमें बनाया है, इसको ऐड किया तो हमारे पास बना 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें इसमें बनाना है, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी? हमने किसको मिलाया है? इसको पानी में। तो हमारा सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट हो गया NaOH। तो सॉल्यूट का मास हमेशा ऊपर रखा जाता है मोल्स, और नीचे रखे जाते हैं पूरे सॉल्यूशन के। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इवन हमें क्या करना है? पहले NaOH देखना है कितना है NaOH, 4 ग्राम। तो हमें 4 ग्राम उसमें निकालना है इसका मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, जिसे मैं Na कह लेती हूँ मान लो। तो अगर NaOH है तो 4/40 और नीचे निकल गया इसमें टोटल
और टोटल है इसमें 250 ml। तो ये बन गया 4/40 इंटू 250 इंटू 1000, यानी कि 0.4 मोल पर लीटर। और यू कैन सिंपली राइट कैपिटल M। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। अब मोलैरिटी और मोलैरिटी में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। हम इसमें जब हम मोलैरिटी करते हैं तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, और इसमें हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं इन kg। मतलब ऊपर तो सेम चीज़ रहती है, नीचे उसमें वॉल्यूम लिया जाता है सॉल्यूशन का, और इसमें लिया जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि हमें मोलैलिटी निकालनी है, हमारे पास एक सम है द डेंसिटी, एक न्यूमेरिकल डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl is 1.25 gram per ml. So you have to calculate its molality. How can you calculate its molality? तो हमें मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करना है, अब हमारे पास मोलैरिटी दी गई है 3 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास 3 मोलर मीन्स इट्स अ मोलैरिटी। तो ये 3 मोल पर लीटर हमें दी हुई है मोलैरिटी। अब मास हमारे पास NaCl का कितना है, हमारे पास मास है NaCl का 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब आपको पता है NaCl का मास क्या होता है, 23 + 35.5 दैट इज़ 58.5। अब NaCl अगर हमें यूज़ करने हैं 3 मोलर हैं, तो यानी कि हमें 3 मोल्स यूज़ करने हैं। तो मास NaCl का कितना हो जाएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl का मास वो हो जाएगा 3 × 58.5, यानी कि 175.5 ग्राम। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें पता है जो मास है 1 लीटर सॉल्यूशन का वो दिया गया है, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन वो कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया गया है 1.25 ग्राम पर लीटर। अब 1.25 ग्राम है तो उससे पहले हम चेंज करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा 1.25 ग्राम पर लीटर। तो उसे हम करेंगे 1000 इंटू 1.25। ये डेंसिटी थी ना 1.25, तो मास कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हमारे पास वॉल्यूम है 1000, तो हमने निकाल दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसका मास क्या आ गया 1250 ग्राम। अब मास ऑफ वाटर हमें सॉल्यूशन में कितना होगा, अब ये तो बन गया NaCl का मास, और ये हो गया मास ऑफ मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। अब मास ऑफ वाटर निकालना है हमने सॉल्यूशन में, तो हम क्या करें, अब ये टोटल है और ये NaCl का, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो वाटर का आ जाएगा जो बाकी बचा हुआ है। हम इन्हें माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1074.5 ग्राम्स। और फिर इससे हम निकालेंगे मोलैरिटी, जिसे हम स्मॉल m भी डिनोट करते हैं। इसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ 3 विच इज़ गिवन ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो हमने अभी यहाँ पर सॉल्व किया। दिस इज़ इन ग्राम्स, वी हैव टू टेक either we can take the grams and multiply by 1000, or we can directly take this as kilograms. It's yours wish. तो इस ढंग से करके हमारी आ गई मोलैरिटी 2.79 मोलर। ये है मोलैलिटी। तो इसके साथ हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। आज के लिए बस इतना ही। एक नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्विक रिकैप देंगे, जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स इसके रिलेटेड करेंगे, ताकि आपकी अगर इसमें कोई भी इंक्वायरीज़ हों, कोई भी क्वेश्चंस हो जो आपको ना समझ आ रहे हों अब तक की वीडियोस में, आप उसमें पूछ सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कुछ उसमें बेनिफिशियल लग रही हैं,
तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और साथ ही साथ हमारे इंस्टा अकाउंट को भी चेक करना, जिसका लिंक कहाँ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।